अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो रियल इस्टेट से रिलेटेड है। रियल इस्टेट में आपने देखा होगा कि कराची के अलावा भी ओवरऑल नेशनल लेवल पे बड़ा चेंजेस आ रहे हैं। वैसे तो हिस्टोरिकली हमारी रियल इस्टेट के अंदर 3 स्पाइक्स आए हैं, और जो लास्ट था वो 9/11 के बाद आया था। और उसके बाद उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें मूव हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा तेज़ मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जो इससे पहले SRO 345 था, जो 2 मार्च 2022 का था, उसमें कराची की जो वैल्यू की या फेयर मार्केट वैल्यू निकाली जाती थी वो स्क्वायर यार्ड्स पे निकाली जाती थी। जो नया SRO 1724 आया, जो 29 अक्टूबर को आया, उसके बाद चेंजेस ये हो गई कि वो स्क्वायर फुट में वैल्यूज आ गई। अब पहले ये होता था कि स्क्वायर यार्ड की वैल्यूज जो होती थी उसके अंदर अ, अगर कोई प्रॉपर्टी बनी हुई है तो उसके अंदर ग्राउंड पे तो वही वैल्यू निकली जाती थी, और फर्स्ट फ्लोर के लिए 25% का रेट ले लिया जाता था। इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी होती थी तो उसमें 100% ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर मिलाकर जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता था उसका रेट लेते थे। और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी अगर होती थी तो उसके अंदर फिर एक एग्रीगेट ले लेते थे। अब इशू ये आ रहा है कि जो जैसे DHA वगैरह का एरिया है या बहरिया टाउन वगैरह, यहाँ तो चीज़ें बिल्कुल वाजे हैं। मगर अगर आप डाउनटाउन में देखें, शहर में देखें और भी जगहों पर, तो वहाँ स्क्वायर फुट को कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब चूंकि ड्यूटी बाउंड है रजिस्ट्रार या वो अथॉरिटी जो ट्रांसफ़र कर रही है, तो दे वांट टू वेरीफाई इट कि जो आप बता रहे हैं कि कितने स्क्वायर फुट की वो प्रॉपर्टी है जो सेल या परचेज हो रही है, तो उसका कोई मैकेनिज्म तय नहीं है, उसमें इश्यूज आ रहे हैं। यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ऑपरेशनल साइड पे शदीद इश्यूज हैं, और कई जगह पर ये काम रुके हुए हैं, इस वक्त एट हॉल्ट है। तो अब वो स्टेक होल्डर्स जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को टेकअप कर रहे हैं अथॉरिटीज़ के साथ कि भाई इसको आप वापस उसी यार्ड स्टिक पर चले जाएं और स्क्वायर यार्ड में ही चलें, बजाय इसके कि स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करें और एक कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाए जिसको वेरीफाई कराना भी मुश्किल हो जाए। कई जगह लोग अनऑथराइज ऊपर कमरे बना लेते हैं, कई कई जगह तो पूरी पूरी मंजिलें बन जाती हैं। तो कितने स्क्वायर फुट बना हुआ है और कितना खुला हुआ है ये निकालना और फिर इसको असरटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो एक तो ये बात हुई। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो खुद FBR ने डेटा शेयर किया, FBR ने जो डेटा शेयर किया, उन्होंने ये बात भी कही कि भाई इस वक्त पिछले 6 महीने में जो प्रॉपर्टी की मूवमेंट है वो तो ज़्यादातर नॉन फाइलर कर रहे हैं। 70% जो प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन हुई हैं वो FBR के चेयरमैन की जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दी उसकी बेस पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि 70% जो है नॉन फाइलर ने किए, और बाकी सिर्फ 12 लोग ऐसे उन्होंने बताया, इंडिविजुअल्स, जिनकी 10 बिलियन से ज़्यादा की जो है रियल इस्टेट के अंदर उन्होंने स्टेक्स बताए, और 2.5% बनता है ये मार्केट साइज का, यानी 97.5% वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके 10 मिलियन से कम की प्रॉपर्टी है। और ये 12 जो 2.5% बनते हैं, इनकी 10 बिलियन है। तो बहरहाल ये एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये कि उन्होंने इसमें ये भी बात वाजे करी कि जो लार्ज हाउसिंग स्कीम्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जिक्र किया उन्होंने, उसकी वो इन पर्टिकुलर स्क्रूटनी कर रहे हैं। और जो 30% रियल इस्टेट है वो एक्यूरेटली डिक्लेयर्ड है, बाकी 70% जो है वो अनरिपोर्टेड है या सही से डिक्लेयर नहीं हुआ। तो वैसे 80-20 का रेशियो दुनिया में होता है, अमेरिका में भी 80-20 का रेशियो ये होता है कि 20% लोग 80% टैक्स देते हैं और 80% लोग 20% टैक्स दे रहे होते हैं, क्योंकि वो 20% जो होते हैं वो हाई एंड पर होते हैं, हाई अर्निंग वो होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पैरिटी डिफरेंस है, उसके ऊपर अब FBR वो कर रहा है। लेकिन इतनी एग्रेसिव रेगुलेशंस जो बन रही हैं उनके बाद क्या बेनिफिट हो रहा है या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं चीज़ें, ये एक बहरहाल बैलेंस ऑफ निकालना होगा कि क्या बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि बहुत जगहों पर ट्रांजेक्शन्स रुकी हुई हैं। इसमें एक और बात भी मैं वाजे कर दूं कि एक SRO, एक पहले सर्कुलर 3 भी आया था, सर्कुलर 3 7E के हवाले से था, जिसके अंदर ये बात हुई थी कि जो नॉन रेजिडेंट होगा उसको 7E नहीं भरना, उसे फॉर्म B भरना है। लेकिन वो सही से इन्फोर्स नहीं हो सका, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। मैं वीडियो में उस फॉर्म B को शेयर भी कर लूँगा, ताकि आपको एक रेडी रेफरेंस के तौर पर मौजूद रहे आपके सामने कि ये सर्कुलर 3 जो 15 अगस्त 2023 को आया था, उसमें एक फॉर्म B
जो था वो मौजूद है, मैं आपसे वीडियो में शेयर भी कर लूँगा ताकि एक रेडी रेफरेंस रहे। ये 7E के हवाले से था, लेकिन चूँकि बहुत सारी जगहों पे इसकी अवेयरनेस ही नहीं हो पाई, खुद रजिस्ट्रार जो थे उनके पास भी इशू था, तो लोगों ने ये इसका आसान निकाला तरीका कि फाइलर बन के अपनी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करा लेते थे। तो उससे ये होता था कि उनका 7E का जो पोर्शन है टू दैट एक्सटेंट वो सेटल हो जाता था, हालांकि वो कई जगह डिस्प्यूटेड था, कई जगह कोर्ट के स्टे मौजूद हैं। फिर भी जहाँ कॉम्प्लेक्स हुआ तो वो लोग बस ये करते थे कि अपनी रिटर्न फाइल करके फाइलर अपने आप को डिक्लेयर कराया, एटीएल में आ गए और उसके बाद 182 का एक चालान देकर एटीएल में जब नाम आ गया तो फिर उसके बाद उन्होंने ट्रांजेक्शन कर ली। जो 236C का या 236K का जो टैक्स देना था उनको, एडवांस ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स, वो दे दिया। अब उसमें एक चीज़ ये हो रही है, इशू ये आ रहा था कि जो नॉन रेजिडेंट हैं, जो एक्चुअल नॉन रेजिडेंट हैं, जिन्होंने यहाँ रिटर्न भरनी है कि उनकी लाइबिलिटी भी नहीं है, तो आगे वो कैसे उसको एडजस्ट करें। ये जो ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स का सेक्शन है 236 का, इसमें सी हो या के हो, इसकी इंटेंशन ये थी कि ये जमा किया जाएगा ड्यूरिंग द ईयर एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, और उसके बाद जब फाइनल रिटर्न भर रहे होंगे तो इसको एडजस्ट करेंगे और टैक्स की लाइबिलिटीज में से ये एडजस्ट होगा। तो एडजस्टेबल टैक्स में आता है ये। तो इसके अंदर जो नॉन रेजिडेंट, यानी जिनके पास पीओसी है या जिनके पास नाइकॉप है, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे और वो एक तरह से लिवरेज में नहीं थे बल्कि लूजिंग एंड पर थे। तो इसके अंदर एक फिर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, जो नवंबर में, बहुत रिसेंट तो नहीं है लेकिन नवंबर के अंदर एक सर्कुलर ये आया जिसका नंबर ये भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, F नंबर 9, और ये IR ऑपरेशंस की तरफ से है और इसका नंबर, रेफरेंस नंबर है 224979R। ये 25 नवंबर 2024 का एक बीआर की कम्युनिकेशन के थ्रू जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि पीओसी और नाइकॉप जो होल्ड करते हैं उनका क्लॉज 111AC के अंडर में, और जो स्पेसिफिक प्रोविजन है इसका सेकंड शेड्यूल और पार्ट 4 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसमें उनको एक एग्जेम्पशन दी है कि वो नॉन फाइलर भी हो, यानी एटीएल में उनका नाम भले ना हो, फिर भी उनको सिर्फ 3% या जो भी 3.5% या 4% टैक्स जो उन पर बनता है, क्योंकि वो आपको पता है कि वहाँ एक प्रोग्रेसिव है ब्रैकेट है। अगर प्रॉपर्टी जो है वो 5 करोड़ से कम है तो डिफरेंट रेट है, 5 करोड़ और 10 करोड़ के दरमियान डिफरेंट रेट है, और 10 करोड़ से ऊपर एक डिफरेंट रेट है। तो जो फाइलर वाला रेट है वो उसके हिसाब से टैक्स देंगे, उन पर नॉन फाइलर वाला टैक्स नहीं लगेगा, और उनका नाम चाहे एटीएल के अंदर हो या चाहे ना हो। तो ये ओवरसीज को एक एडवांटेज थ्रू दिस नोटिफिकेशन मिली है। इसके अंदर मगर एक मैकेनिज्म दिया है कि वो पहले क्या करेंगे, वो अपना जो उनका नाइकॉप है या उनका पीओसी वगैरह जो है उसको वो अपलोड करेंगे, स्कैन करेंगे और वो उसको अपलोड करेंगे, और उसके बाद वो परमिशन लेंगे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से, कंसर्न कमिश्नर जो है इसका, और उसके बाद जब उनको वो परमिशन मिलेगी तो फिर वो उनको एक एग्जेम्पशन मिल जाएगी और वो उनको वो टैक्स में सेविंग हो जाएगी। तो ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो फैसिलिटी है उन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए जिनके पास नाइकॉप है या पीओसी है, वो अगर फाइलर ना बनना चाहें और उसके बावजूद अपनी ट्रांजैक्शन करना चाहें प्रॉपर्टी में सेल या परचेज, जाहिर है ज़्यादा चांसेस तो यही हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे होंगे जो उन्होंने इनहेरिट की होगी। अमूमन इस तरह के केसेस हमने बहुत आते भी हैं हमारे पास, हमने हैंडल किए कि बाहर सेटल हो गए और उसके बाद फिर जो एक उनकी ख़ानदानी प्रॉपर्टी थी फादर से या मदर की तरफ से मिली, वो उन्होंने इनहेरिट की और जाहिर है दे वांट टू सेल इट, और उसको प्रोसीड को भी वो बाहर ले जाना चाहते हैं, तो वो फिर इस तरह कर लें ताकि उनको टैक्स में सेविंग हो, क्योंकि अगर वो 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी पे 8% टैक्स देंगे तो वो बहुत ह्यूज होगा। और दूसरे एंड पे उनको अगर वापस फाइलर बनना पड़े तो कई दफ़ा उनको मैंने देखा कि उनकी थोड़ी सी उसमें रिजर्वेशन होती है, उनको ये होता है कि भाई ये फाइलर बनने के बाद फिर प्रॉब्लम ना हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सर्कुलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एक और दफ़ा बता देता हूँ कि 7E के अंदर भी जो फॉर्म बी है जो मैं यहाँ शेयर भी कर रहा हूँ, वो भी उनके पास प्रोविजन मौजूद है जिसके अंदर वो उनको 7E के अंदर एग्जेम्पशन मिल सकती है फॉर्म बी भरने से। और अभी जो टेकअप हुआ है गवर्नमेंट के साथ, जो स्टेक होल्डर्स रियल इस्टेट के इसको लेके आगे जा रहे हैं कि ये जो स्क्वायर फुट में हुआ है इसके अंदर जो मैकेनिज्म आपने तय किया वो वर्केबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसको आप वापस से जो पुराना SRO 345 था जो 2 मार्च 2022 का था उसी तरह से इसको वो कर दें। भले वैल्यूएशन यही रहे जो करंट है, लेकिन
उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट हो जाए। बहरहाल इस बात के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।